नमस्ते दोस्तों। ड्रामा की स्टार्टिंग में एक छोटी लड़की अपनी मॉम के फ्यूनरल पर फूट फूट कर रो रही थी। अगले ही पल वो पास में लेटी अपनी नन्ही बहन को देखती है और भागकर उसे जोर से एक किक मार देती है। डैड ये देखकर तुरंत उसे रोकने के लिए दौड़ते हैं। वो जल्दी से छोटी बेटी को गोद में उठाते हैं और बड़ी को डांटते हैं, तुम अपनी न्यूबॉर्न सिस्टर के साथ ऐसा क्यों कर रही हो। वो रोते हुए कहती है, मॉम इसी की वजह से तो हमें छोड़कर गई हैं। ये सब इस लड़की को जन्म देने की वजह से हुआ है। वो फिर से अपनी बहन को मारने की कोशिश करती है। असल में अभी कुछ देर पहले ही उनकी मॉम की डेथ हुई थी, क्योंकि वो 50 साल की उम्र में माँ बनी थी। मॉम ने बहुत दर्द सहकर डिलीवरी की थी और बड़ी मुश्किल से अपनी तीसरी बेटी को जन्म दिया था। लेकिन पूरी फैमिली के चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। कोई भी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि उन्हें तो बस एक लड़का चाहिए था। पर इस बार भी उनके घर एक लड़की ही पैदा हुई। मॉम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्हें गिल्ट फील हुआ। इसी वजह से हार्ट अटैक आया और वो अपने हस्बैंड को अकेला छोड़ गई। वो अपनी तीनों बेटियों को पीछे छोड़कर दुनिया से चली गई। इसलिए दूसरी बेटी को लगता है कि मॉम की डेथ की वजह ये बच्ची है। वो अपना सारा गुस्सा उस न्यू बॉर्न बेबी पर निकाल रही है। तभी फ्यूनरल पर ऐसा ड्रामेटिक सीन देखने को मिलता है, जहां वो अपनी ही बहन को बेरहमी से लात मार रही थी। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे कई साल बीत गए। तीनों बहनें धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। बड़ी बहन सून जिन ने मॉम की जिम्मेदारी संभाल ली थी। वो अपनी दोनों बहनों का अच्छे से ख्याल रखती थी। डैड अपने फ्राइड चिकन के हुनर से घर चला रहे थे। वो दिन रात मेहनत करके पैसे कमाते थे। छोटी बेटी सून जंग को डैड के हाथ का चिकन बहुत पसंद था। वो उस टेस्ट की बहुत बड़ी फैन थी। उसका सबसे बड़ा सपना यही था कि बड़ी होकर वो अपनी खुद की फ्राइड चिकन शॉप खोलेगी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी, क्योंकि डैड की छोटी सी दुकान का बिजनेस बहुत तगड़ा था। उनकी दुकान बड़ी कंपनियों से भी ज्यादा चल रही थी। तभी एक अमीर बिजनेसमैन चॉन युंजे की नजर उन पर पड़ती है। वो जिनसैम के पास आता है और उनकी दुकान हथियाना चाहता है, लेकिन डैड उसे वहाँ से सीधे भगा देते हैं। तब चॉन युंजे एक घटिया चाल चलता है। वो डैड की सप्लाई चैन को ही बंद करवा देता है। लेकिन डैड इन अमीर लोगों के आगे झुकने वाले नहीं थे। उन्होंने अपना पोल्ट्री फार्म खोला और दुकान चलाते रहे। असल में डैड और चॉन युंजे के पिता कभी दोस्त हुआ करते थे। वो दोनों बहुत अच्छे भाई जैसे दोस्त थे। डैड ने एक खास चिकन सॉस की रेसिपी बनाई थी, जिसे चॉन के पिता ने चोरी कर लिया था, और उसी चोरी की रेसिपी का इस्तेमाल करके वो एक टैक्सी ड्राइवर से बिजनेस टाइकून बन गया था। उसके मरने के बाद अब चॉन युंजे मालिक बन बैठा था। उसने अपने पिता का सारा बिजनेस संभाल लिया था। लेकिन जल्द ही हालात बदलने वाले थे, क्योंकि मंझली बेटी सून सू की वजह से डैड मजबूर हो जाते हैं। उन्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखना पड़ता है। सून सू को पियानो बजाने का बहुत शौक था। वो विदेश जाकर पढ़ना चाहती थी, पर घर में पैसे नहीं थे। इसलिए वो फीस के लिए बार में काम करने लगी थी। वो बहुत सुंदर थी, इसलिए वहाँ कुछ लोग उसे परेशान करने लगे। कुछ आवारा लड़के उस पर बुरी नजर डालने लगे थे। शुक्र है कि गार्ड ने आकर उसे बचा लिया। लेकिन डैड ने ये सब दूर से अपनी आंखों से देख लिया था। अपनी बेटी की ये हालत देखकर उनका दिल टूट गया। घर आकर डैड खुद को बहुत कोसने लगे कि वो कितने लाचार हैं जो बेटी को ये सब सहना पड़ रहा है। आखिर में डैड चॉन युंजे के पास जाते हैं और अपनी जिंदगी भर की कमाई वो दुकान 10 लाख में बेच देते हैं। उधर चॉन युंजे की मुलाकात बड़ी बेटी सून जिन से होती है। थोड़ी बहुत जान पहचान होने के बाद वो सून जिन की मासूमियत पर फिदा होने लगा था। उसे सून जिन से प्यार हो गया था। अगले दिन डैड अपनी दूसरी बेटी से कहते हैं कि घर आ जाओ और अपना सपना पूरा करने के लिए विदेश जाने की तैयारी करो। लेकिन बेटी को लगता है कि डैड मजाक कर रहे हैं, क्योंकि उसे पता था कि डैड के पास इतने पैसे नहीं हैं। डैड बिना बहस किए वहाँ से जाने लगते हैं। वो बस इतना कहते हैं कि एक बार अपना बैंक अकाउंट चेक कर लेना। इधर सून जंग को पता चलता है कि दुकान बेच दी गई है। वो बहुत दुखी होती है कि डैड ने राइवल को दुकान दे दी। वो सड़क पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। वो नहीं चाहती थी कि डैड की मेहनत ऐसे बर्बाद हो। वो चुपके से चॉन युंजे के घर में घुस जाती है। मेन गेट बंद था, तो वो दीवार फांदकर अंदर जाती है। छिपते छिपाते वो चॉन युंजे के कमरे तक पहुंच जाती है और वहां उसे दुकान के पेपर्स मिल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकलने वाली थी, चॉन की बहन की नजर उस पर पड़ जाती है। अब वो खुद को बचाने के लिए भागती है और रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ती हुई जाती है। तभी गलती से वो एक सीक्रेट रूम में घुस जाती है। वहाँ उसे चॉन के फ्राइड चिकन का काला सच पता चलता है कि वो चिकन में कुछ खतरनाक केमिकल मिलाते हैं। चॉन तुरंत ऑर्डर देता है कि इस लड़की को किसी भी हाल में पकड़ो, लेकिन सेक्रेटरी की मदद से सून जंग वहाँ से भाग निकलती है। हालांकि उसे काफी चोटें आई थीं। वो डर के मारे घर नहीं जाती, बल्कि पोल्ट्री फार्म में छिप जाती है।
डैड उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि बेटी के हाथ में दुकान के पेपर्स हैं। डैड समझ जाते हैं कि बेटी उनसे कितना प्यार करती है। तभी चोन के गुंडे भी वहां पहुंच जाते हैं। वो बाहर से दरवाजा लॉक कर देते हैं और चारों तरफ पेट्रोल छिड़क देते हैं। वो आग लगा देते हैं जिससे बाप बेटी अंदर फंस जाते हैं। चोन भी वहां आता है और उसे थोड़ा बुरा लगता है। वो अपने आदमियों को दरवाजा खोलने के लिए कहने ही वाला था, लेकिन तभी उसे पुराने दुश्मनी की याद आ जाती है। वो सोचता है कि अगर ये दोनों मर गए तो मेरा सीक्रेट बच जाएगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं खाने में जहर मिला रहा हूँ, और अगर जिन सैम मर गया तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। मैं आराम से सून जिन को हासिल कर सकूंगा। बस यही सोचकर वो अपना इरादा बदल लेता है और अपने आदमियों को उन्हें बचाने से रोक देता है। चोन वहाँ से बिना मुड़े चला जाता है। अंदर डैड देख लेते हैं कि चोन उन्हें छोड़कर जा रहा है। वो समझ गए थे कि अब कोई मदद नहीं आएगी। छत गिरने ही वाली थी कि डैड पूरी ताकत लगाते हैं और अपनी बेटी को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, लेकिन वो खुद बाहर नहीं निकल पाते और आग में जलकर उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। डैड के फ्यूनरल पर पूरा परिवार रो रहा था। तभी दूसरी बेटी सून सू को फिर से गुस्सा आता है। वो सबके सामने अपनी छोटी बहन को पीटने लगती है। वो जोरदार थप्पड़ सून जंग के गाल पर मारती है और उसे बुरी तरह कोसना शुरू कर देती है। सून जंग चुपचाप खड़ी होकर मार खाती रहती है। वो खुद को कसूरवार मानकर रो रही थी। कुछ देर बाद चोन वहाँ आता है और झूठा नाटक करता है। वो सून जिन की मदद करने लगता है ताकि अच्छा बन सके। मेहमानों के जाने के बाद वो अपनी चाल चलता है। वो सून जिन को आग लगने की झूठी कहानी सुनाता है। कहता है वो शॉर्ट सर्किट था, हादसा था, मैं जब पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। वह रोनी शक्ल बनाकर सभी से माफी मांगने लगता है। वह सफाई देते हुए बताता है कि अंकल ने दुकान अपनी मर्जी से बेची थी। वह यह भी कहता है कि अंकल को पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए वे खुद उसके पास आए थे। वह यह कहानी गढ़ता है कि शायद इसी वजह से सुन जंग पेपर्स लेने उसके घर आई थी, फिर डर कर फार्म हाउस में छिप गई थी। वह खुद पर इल्जाम डालते हुए कहता है कि वह उन्हें बचा नहीं पाया और यह उसकी ही गलती थी। वह पूरा मामला अपनी वजह से हुआ बताकर खुद को बेगुनाह दिखाने की कोशिश करता है। वह सबके सामने माफी की गुहार लगाता है। उसके इस पूरे ड्रामे से सुनजिन और उसकी फैमिली का भरोसा धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगता है। साथ ही उस आग वाली घटना से पल्ला झाड़ लेता है। अब सुनजिन अकेली थी और उसे सहारे की जरूरत थी। चॉन इसी मौके का फायदा उठाकर उसे इम्प्रेस करने लगता है। उधर सून सू अपना बैंक अकाउंट चेक करती है। उसे पता चलता है कि डैड ने मरने से पहले पैसे डाल दिए थे। उसे एहसास होता है कि डैड उससे कितना प्यार करते थे। उसे अपनी गलती का पछतावा होता है कि उसने डैड को कभी समझा ही नहीं और बस उन्हें कोसती रही। उसका दिल बुरी तरह टूट जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। इधर सून जंग को चोन के आदमियों की बात पता चलती है कि आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी थी, लेकिन इससे पहले कि वो सच बोल पाती उसे रोक दिया जाता है। सून जंग सच्चाई जानने के लिए मैनेजर शेन के पास जाती है, लेकिन मैनेजर उसे मारने की कोशिश करता है। वो उसे एक फ्रीजर में बंद कर देता है ताकि वो जम कर मर जाए, लेकिन ऐन मौके पर उसका बॉयफ्रेंड हीरो बनकर आ जाता है। वो मैनेजर को पीटता है और सून जंग को बचा लेता है। घर आकर उसे पता चलता है कि दीदी चोन से शादी कर रही हैं। वो इस शादी के सख्त खिलाफ थी। उसे शक था कि डैड की मौत में चोन का हाथ है। वो अपनी दीदी को समझाने की कोशिश करती है। वो मैनेजर वाली बात बताती है, लेकिन बेचारी सुनजिन को ये नहीं पता था कि चोन और मैनेजर पहले ही मिल चुके हैं। जब सुनजिन सवाल पूछने जाती है तो वो दोनों मिलकर उसे झूठी कहानी सुना देते हैं। चोन अच्छा बनता है और सारा इल्जाम मैनेजर पर डाल देता है और भोली सुनजिन उन पर भरोसा कर लेती है। आखिरकार वो उस शैतान से शादी कर लेती है। शादी के दिन ही उसकी सास उसे वार्निंग देती है। सास की बात सुनकर सुनजिन को अजीब सा डर लगता है और सास की वो धमकी सिर्फ डराने के लिए नहीं थी। जैसे ही वो हनीमून से वापस आए, असली ड्रामा शुरू हो गया। घर में घुसते ही सास ने उसे ताने मारने शुरू कर दिए। ये मत सोचना कि अमीर घर में शादी करके राज करोगी। सास ने घर के सारे नौकरों को काम से निकाल दिया। अब सुनजिन को ननद की भी सेवा करनी थी। सास ने उसके सामने झाड़ू पोछा फेंक दिया और हुक्म दिया कि पूरा घर चमकना चाहिए। सास उसे घूरते हुए वहाँ से चली जाती है। वो डर के मारे कुछ नहीं बोल पाती और चुपचाप सफाई करने में लग जाती है। रात को जब चोन घर आता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी पत्नी का हाल तक नहीं पूछता, बस एक औपचारिक हेलो बोलता है। फिर अपनी सुंदर वाइफ को देखकर उसका मन मचल जाता है। बस उसे अपनी हवस पूरी करनी थी। वो उसे गोद में उठाकर बेडरूम में ले जाता है। उसे सुनजिन के इमोशन से कोई लेना देना नहीं था। देर रात जब सब सो जाते हैं, सुनजिन फिर से उठती है और कपड़े पहनती है।
और बिना किसी शिकायत के घर का काम करने लगती है। अगली सुबह च्योन खिड़की से देखता है कि उसकी वाइफ ठंड में बाहर नौकरों वाला काम कर रही है। उसे गुस्सा आता है और वो अपनी माँ के पास जाता है। वो अपनी माँ को वार्निंग देता है, ऐसी बचकानी हरकतें बंद कर दो, वो कांच की तरह नाजुक है। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो अच्छा नहीं होगा। बेटे की धमकी सुनकर सास का पारा और चढ़ जाता है। वो डरने के बजाय और भड़क जाती है। वो बदला लेने के लिए सूनजंग को भी काम पे लगा देती है। उनकी नजर में ये लोग सिर्फ नौकर थे, उन्हें सबक सिखाने के लिए। ननद जानबूझकर नाटक करती है कि उसके कीमती इयररिंग्स गायब हैं। मेरे लाखों के इयररिंग्स नहीं मिल रहे। वो सीधा सूनजंग पर इल्जाम लगाती है कि कल इसी ने चोरी की होगी जब ये सफाई कर रही थी। सास को तो बस मौका चाहिए था। सास और दोनों बेटियां सूनजंग के कमरे की तलाशी लेती हैं, लेकिन सूनजंग के होश तब उड़ जाते हैं जब वो इयररिंग्स सच में उसके बैग से मिल जाते हैं। रंगे हाथों पकड़े जाने पर सास उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। थप्पड़ इतना तेज था कि सूनजंग हिल जाती है। सूनजिन अपनी बहन को बचाने के लिए बीच में आती है, लेकिन सास का गुस्सा शांत नहीं होता। वो पागलों की तरह उन्हें और मारने लगती है, जैसे कि आज उनकी जान ही ले लेगी। बाद में दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगाकर रोती हैं। सूनजिन को बहुत बुरा लगता है कि वो अपनी बहन को नहीं बचा पाई। रात को जब च्योन घर आता है तो सूनजिन बात करती है। वो पहली बार उससे शिकायत करती है कि उसकी बहन को बेवजह पीटा गया, लेकिन च्योन उसकी बातों को अनसुना कर देता है, जिससे सूनजिन को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन अगले दिन भी सूनजिन की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। दोनों लोग सॉस लेने यार्ड में आते हैं। कुत्ता नए मालकिन को पहचानता नहीं और चोर समझ लेता है। वो बहुत एग्रेसिव होकर चेन तोड़कर उस पर झपट पड़ता है। अंदर पति को अपनी वाइफ की दर्दनाक चीख सुनाई देती है। वो घबराकर बॉडीगार्ड के साथ बाहर भागता है। देखता है कि वाइफ जमीन पर गिरकर तड़प रही है। बॉडीगार्ड जल्दी से मदद के लिए दौड़ता है। वो घाव देखने के लिए स्कर्ट हटाता है। पैर पर कुत्ते के काटने के गहरे निशान थे और खून बह रहा था। ये सीन देखकर च्योन का दिमाग पूरी तरह हिल जाता है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो कंट्रोल खो देता है। वो कार की डिग्गी से अपनी राइफल निकाल लाता है और सीधा अपने पालतू कुत्ते के पास जाता है और बिना सोचे उस पर 3 गोलियां चला देता है। च्योन की ये हरकत देखकर सब दहशत में आ जाते हैं। घर के सारे नौकर बुरी तरह डर गए थे। सूनजिन भी यकीन नहीं कर पा रही थी। उसे अपना पति आज एकदम अजनबी लग रहा था। सूनजिन को फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वैक्सीन लगने के बाद वो खतरे से बाहर थी। तब जाकर च्योन की जान में जान आती है, लेकिन तभी उसकी नजर बॉडीगार्ड पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे पुरानी बात याद आ जाती है। वो बॉडीगार्ड को बुलाता है और बिना कुछ कहे तड़ाक से 2 थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर देता है। वो चिल्लाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को छूने की। बॉडीगार्ड को याद आता है कि उसने घाव देखने के लिए स्कर्ट उठाई थी। उसने तो बस मदद करने के लिए ऐसा किया था। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो माफी मांगता है कि बॉस, मैं घबरा गया था। लेकिन च्योन की नजर में वो सिर्फ एक नौकर था। उसे घबराने का भी कोई हक नहीं है। वो वार्निंग देता है, अगर फिर लिमिट क्रॉस की तो जान से मार दूंगा। च्योन के जाने के बाद बॉडीगार्ड को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो मजबूर था, इसलिए अपमान का घूंट पीकर रह जाता है। कार में च्योन अपनी मॉम को फोन करके भड़क जाता है। आपने मेरी बात को मजाक क्यों समझा? आपको पता था कि वो कुत्ता अजनबियों पर हमला करता है, फिर भी आपने सूनजिन को वहाँ क्यों भेजा? मॉम कहती हैं, तू पागल हो गया है क्या? एक मामूली लड़की के लिए अपनी माँ से ऐसे बात करेगा? च्योन कहता है, हाँ मैं पागल हो गया हूँ। वह दोबारा अपनी माँ को एक गहरी धमकी देता है। वह बताता है कि उसने बचपन में अपने पालतू कुत्ते को भी मार डाला था। वह इशारा करता है कि अगर उसकी माँ ने अभी भी अपने व्यवहार में बदलाव नहीं किया तो जो आज कुत्ते के साथ हुआ है कल वही किसी और के साथ भी हो सकता है। वह यह भी स्वीकार करता है कि उसे खुद नहीं पता कि गुस्से में वह क्या कर सकता है, इसलिए वह अपनी माँ से विनती करता है कि वह सूनजिन को तंग करना तुरंत बंद कर दे। यह सब कहने के बाद वह बिना कोई जवाब सुने फोन काट देता है। मॉम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो इतनी शॉक्ड थी कि कुछ बोल भी नहीं पाई। उन्हें अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी और इस सब का जिम्मेदार वो सूनजिन को मानती हैं। रात को जब सूनजिन बिना जूतों के हॉस्पिटल से आती है, बॉडीगार्ड उसके लिए नई चप्पल खरीद कर लाता है, लेकिन च्योन की धमकी याद करके दूर ही रहता है। सूनजिन के पैर में बहुत दर्द हो रहा था। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। वो बॉडीगार्ड से मदद मांगती है। तब जाकर वो उसे सहारा देने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। जैसे तैसे वो घर के अंदर पहुंचती है, लेकिन वहाँ सास मुंह फुलाए बैठी थी। वो उसे पास बुलाती है। उसे सूनजिन की चोट की कोई फिक्र नहीं थी। वो सीधा उसे जली कटी सुनाना शुरू कर देती है। सूनजिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन सास उसे चुप करा देती है। अपना मुंह बंद रख। सास की कड़वी बातें यहीं खत्म नहीं होती।
वो उससे कहती है कि तुम जैसी गरीब लड़कियां तो बेशर्म होती हैं। अपनी फैमिली को बचाने के लिए सून जिन चुप रहती है। वो घायल हालत में भी काम करने लगती है। तभी उसे अपने पति का असली चेहरा दिखाई देता है। असल में मैनेजर शेन चोन से शिकायत कर रहा था, मैंने तुम्हारे लिए मर्डर का इल्जाम अपने सिर लिया, लेकिन मुझे बदले में क्या मिला। पास में छिपी सून जंग ये सब सुन लेती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसके डैड का कातिल जीजा है। वो इतनी घबरा जाती है कि उससे आवाज हो जाती है। चोन को आहट सुनाई देती है। वो समझ जाता है कि किसी ने उनकी बातें सुन ली हैं। वो मैनेजर को चुप रहने का इशारा करता है। चोन सीक्रेट दरवाजे को खोलता है। वहाँ सून जंग गुस्से से उसे घूर रही थी। उसकी आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। चोन समझ जाता है कि राज खुल चुका है। वो सून जंग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी सून जिन चाय लेकर वहां आ जाती है। चोन अपनी पत्नी को डराने वाली नजरों से देखता है और आंखों ही आंखों में उसे दूर रहने की धमकी देता है। सून जिन डर जाती है और सून जंग वहां से भाग निकलती है। चोन दरवाजा बंद कर देता है। वो मैनेजर और सून जिन को वहां से भेज देता है और खुद सून जंग को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन सून जंग गायब हो चुकी थी। चोन को खतरे का एहसास होता है। वो पागलों की तरह उसे पूरे घर में ढूंढता है। फिर वो अपने आदमियों को आर्डर देता है, पूरे शहर को छान मारो, मुझे वो लड़की चाहिए। तभी सून जंग खुद उसके सामने आ जाती है। चोन उसे समझाने की कोशिश करता है, मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा, वो गलत फहमी थी। लेकिन सून जंग अब उसके झूठ में नहीं फंसने वाली थी। वो गुस्से में चोन का कॉलर पकड़ लेती है। सब लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। मैं अपने डैड की मौत का बदला लेकर रहूंगी। चोन बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करता है, अगर तुमने ये बात अपनी दीदी को बताई तो तुम उसका घर बर्बाद कर दोगी, वो जिंदगी भर रोती रहेगी। क्या तुम अपनी बहन की खुशियाँ छीनना चाहती हो? सून जंग लाचार महसूस करती है। वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर में अपनी बहन के लिए वो कुर्बानी देती है और घर छोड़कर जाने का फैसला करती है। लेकिन चोन उसे ऐसे जाने नहीं दे सकता था। उसे डर था कि वो कभी भी राज खोल सकती है। वो उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजने का प्लान बनाता है। उसके गुंडे सून जंग को पकड़ने घर पहुंच जाते हैं, लेकिन सून जंग वहां से भाग चुकी थी। उसका बॉयफ्रेंड उसे स्टेशन तक पहुंचा देता है। वो ट्रेन पकड़कर शहर से दूर चली जाती है। गुंडे उसका पीछा नहीं कर पाते। अगले दिन सून जिन को पता चलता है कि कुछ गुंडे उसकी बहन को ढूंढ रहे थे। वो घबरा जाती है और चोन से मदद मांगती है। चोन अनजान बनने का नाटक करता है, डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन पीठ पीछे वो अपने आदमियों को आदेश देता है कि सून जंग को पाताल से भी ढूंढ निकालो। वो किसी भी कीमत पर उसे कैद करना चाहता था। गुंडों को सून जंग तो नहीं मिलती, पर वो उसके बॉयफ्रेंड मिन्हो के पीछे पड़ जाते हैं। मिन्हो अपनी बाइक पर भाग रहा था। वो ट्रैफिक के बीच झिगजैग करता हुआ निकलता है। उसे लगा कि वो गुंडों से बच गया है। मैं तो बहुत तेज हूँ, कोई मुझे नहीं पकड़ सकता। लेकिन तभी सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और जोरदार टक्कर होती है। मिन्हो की मौके पर ही मौत हो जाती है। इस तरह एक और बेगुनाह मारा जाता है। वक्त बीतता गया और 3 साल गुजर गए। सून जंग अब एक फ्राइड चिकन शॉप पर काम कर रही थी। वो अभी भी अपना सपना पूरा करने में लगी थी। उधर सून जिन अभी भी अपनी बहन को ढूंढ रही थी। वो रोज अपने डैड की फोटो के आगे रोती थी, मुझे माफ कर दो, मैं छोटी का ख्याल नहीं रख पाई। वो आज भी ससुराल में नौकरानी की तरह काम कर रही थी। तभी एक अच्छी खबर आती है, सून जिन प्रेग्नेंट हो जाती है। वो 6 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी और बहुत खुश थी। वो चेकअप करा के घर आती है, लेकिन सास फिर से उसे काम पर लगा देती है। तभी चोन वहाँ आ जाता है। वो सून जिन को काम करने से रोक देता है, तुम ऊपर जाओ और आराम करो। सून जिन सास से डरती थी। वो कहती है, नहीं मैं कर लूंगी। लेकिन चोन चिल्लाता है, मैंने कहा ना ऊपर जाओ। ननद माहौल बिगड़ता देख सून जिन को ले जाती है। चोन अपनी मॉम से कहता है, मैंने आज तक कुछ नहीं कहा जब आपने उस पर जुल्म किए, लेकिन अब बात अलग है। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। वो इस घर के वारिस को जन्म देगी। अब मैं उसे वो इज्जत दूंगा जो उसे मिलनी चाहिए थी। इसलिए प्लीज अब ये सास बहू का ड्रामा बंद करो। मॉम गुस्से में उसे मारने उठती हैं, लेकिन बेटी उन्हें रोक लेती है। सून जिन ऊपर खड़ी सब सुन रही थी। चोन फिर कहता है, 3 साल हो गए, आपने बहुत मजे ले लिए। अब वो इस घर की मालकिन की तरह रहेगी। आपको उसे वो रिस्पेक्ट देनी ही होगी। मालकिन शब्द सुनकर मॉम भड़क जाती है। असली मालकिन मैं हूँ, वो नहीं। उसे डर था कि उसकी पावर छिन जाएगी। चोन अपनी बहन को भी वार्निंग देता है, अगर तूने भाभी को तंग किया तो रिश्ता खत्म समझो। ननद डर जाती है और हाँ में सिर हिलाती है। कमरे में आकर सून जिन चोन को समझाती है, तुमने मॉम से ऐसे बात करके पंगा ले लिया, वो अब और गुस्सा करेंगी। चोन उसे तसल्ली देता है, मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस रिलैक्स करो, खुश रहो ताकि हमारा बच्चा हेल्दी रहे। पहली बार सून जिन को लगा
कि उसका पति उसे प्यार करता है। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी में खुशियां आएंगी। बच्चा उसके लिए गुड लक चार्म बनकर आया है, लेकिन वो बहुत बड़ी गलतफहमी में थी। चोन का प्यार सिर्फ एक दिखावा था। असल में वो सूनजिन पर 24 घंटे नजर रख रहा था। उसके हर मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा था। चोन को डर था कि कहीं सूनजंग वापस ना आ जाए, और अगर उसने सच बता दिया तो सूनजिन उसे छोड़ देगी और बच्चा भी चला जाएगा। वो किसी भी कीमत पर अपना परिवार टूटने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो सूनजंग को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहता था। उसने अपने आदमियों को फिर से काम पर लगा दिया। उस लड़की को ढूंढो और खत्म करो। लेकिन चोन से एक छोटी सी गलती हो जाती है, जिससे उसका सारा भांडा फूटने वाला था। चोन की एक गलती से उसका सच सामने आने वाला था। सूनजिन कमरे की सफाई कर रही थी, तभी उसका फोन बजा। साथ ही पास पड़े चोन के फोन की घंटी भी बजने लगी। उसने देखा कि दोनों मोबाइल पर बुआ का नाम आ रहा है। उसे अजीब लगा और उसने दोनों फोन एक साथ रिसीव किए, और सच में दोनों तरफ से बुआ की ही आवाज आ रही थी। सूनजिन को बहुत जोर का झटका लगता है। वो समझ जाती है कि उसे मॉनिटर किया जा रहा है। उसे यकीन हो जाता है कि उसका पति कुछ छिपा रहा है। वो उससे कोई बहुत बड़ा और गहरा राज छिपा रहा है। वो चुपके से चोन के स्टडी रूम की तरफ जाती है। वो जानना चाहती थी कि आखिर उसका पति क्या कर रहा है। तभी एक दिन अचानक सूनजिन को इस राज से पर्दा उठाने का मौका मिल गया। सूनजिन और चोन पुलिस चीफ के साथ डिनर कर रहे थे। वॉशरूम में चीफ की वाइफ बातों बातों में बता देती है कि तुम्हारे पति ने सूनजंग को ढूंढने के लिए कहा था और वो हाल ही में मिल गई है। वो गाँव की एक चिकन शॉप में काम कर रही थी। ये सुनकर सूनजिन के होश उड़ जाते हैं। बाहर आते ही उसे इतना गहरा सदमा लगता है कि वो वहीं जमीन पर गिर जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पति उससे इतनी बड़ी बात छिपा रहा है। उसने मुझसे मेरी बहन के बारे में झूठ क्यों बोला? अब वो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती थी। उसे खुद जाकर सच्चाई का पता लगाना था। जब चोन घर पर नहीं था, वो चीफ की वाइफ के बताए पते पर जाती है और उस चिकन शॉप को ढूंढ लेती है। मालिक से पूछने पर पता चलता है कि हाँ, सूनजंग यहाँ काम करती थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही वो अपनी सेविंग्स लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करने चली गई। अब वो कहाँ है मुझे नहीं पता। सूनजिन उस टीन के शेड को देखती है जहाँ बहन रहती थी। उन हालात को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो वहीं बैठकर रोने लगती है और खुद को कोसती है कि उसकी बहन ने अकेले कितना कुछ सहा है। जब वो घर लौटी तो उसका व्यवहार एकदम ठंडा था। चोन तुरंत समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। वो उसे पकड़कर पूछता है, तुम अभी कहाँ गई थी? ऐसे सवाल सुनकर सूनजिन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो चिल्लाती है, तुम मेरी हर बात की जासूसी क्यों करते हो? क्या तुम्हें मेरी प्राइवेसी की कोई इज्जत नहीं है? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? चोन पत्नी का ये रूप देखकर समझ जाता है कि कोई गहरी बात है। वो उसे सच बताने के लिए कहता है। सूनजिन खुद को शांत करती है। उसे पता था कि अभी लड़ने का सही वक्त नहीं है। वो झूठ बोल देती है, मैं अपनी मंझली बहन से मिलने गई थी। ये सुनकर चोन चुप हो जाता है, लेकिन उसे पूरी तरह यकीन नहीं होता। शक्की मिजाज होने की वजह से वो तुरंत मंझली बहन को फोन करता है और उसे पता चल जाता है कि सूनजिन ने झूठ बोला था। चोन परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर उसने झूठ क्यों बोला। उधर सूनजिन भी सोच रही थी कि उसका पति क्यों उसकी जासूसी कर रहा है और बहन को छिपा रहा है। तभी पास रखा फोन बजने लगता है। चोन तुरंत अपना फोन निकालकर टैपिंग सुनने लगता है। सूनजिन समझ जाती है कि वो सुन रहा है। वो फोन पर बात करते हुए दबे पांव चोन के पीछे जाती है। वो बिल्कुल खामोशी से उसके ठीक पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। चोन जैसे ही मुड़ता है, डर के मारे उछल पड़ता है। पहली बार उसके चेहरे पर खौफ दिखता है। सूनजिन पूछती है, तुम मेरी कॉल क्यों सुन रहे थे? तुम्हें पता था कि मेरी बहन कहाँ है, फिर भी तुमने मुझे कभी नहीं बताया। चोन थोड़ा संभलता है और फिर से एक नई कहानी गढ़ने लगता है। सूनजिन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है। वो रोते हुए बस इतना कहती है, प्लीज मुझे शक करने पर मजबूर मत करो। इसके बाद वो अपना पेट पकड़कर वहाँ से चली जाती है। उसे बहुत दर्द हो रहा था। अगले दिन जब वो चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ एक अनजान आदमी आता है। वो उसे एक चिट्ठी थमा देता है। चिट्ठी पढ़कर उसे पता चलता है कि ये डैड के जिगरी दोस्त ने भेजी है। उसमें लिखा था कि अगर डैड की मौत का सच जानना है तो जेल में आकर मुझसे मिलो। सूनजिन थकी होने के बावजूद तुरंत जेल जाती है। वो सच्चाई जानने के लिए बेताब थी। वहाँ डैड के दोस्त भी उसे देखकर रो पड़ते हैं। सूनजिन हैरान होकर उन्हें देखती है। अंकल बताते हैं, तुम्हारे पति ने ही तुम्हारे पिता को मारा है। सूनजिन को अपनी कानों पर भरोसा ही नहीं होता। अंकल उसे उस रात हुई सारी घटना बताने लगते हैं। वह बताते हैं कि उस रात वह उसके डैड से मिलने जा रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि कुछ लोग फार्म हाउस में आग लगा चुके थे। उसके डैड और बहन अंदर फंस गए थे। वह उन्हें बचाने का कोई तरीका सोच ही रहे थे। तभी चोन
वहाँ पहुँच गया। अंकल को पहले लगा कि चोन उन्हें बचाएगा, पर चोन वहाँ खड़ा सब कुछ बस तमाशा की तरह देखता रहा। उसने किसी को भी मदद करने की इजाजत नहीं दी। उसने अपने लोगों को भी रोक दिया। फिर वह वहाँ से चला गया। वह सबको वहाँ मरने के लिए छोड़कर चला गया था। सुनजिन की बहन को उसके डैड ने आखिरी पलों में बाहर फेंका था। चोन ने उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया था। उल्टा उसने उसे वापस अंदर जाने से भी रोक दिया। चोन साफ चाहता था कि कोई भी जिंदा बाहर न निकले। उसके डैड आखिरी दम तक सबको बचाने की कोशिश करते रहे, पर वह शैतान दूर खड़ा सिर्फ देखता रहा। आग में जलने देने वाला वही था। उसने सुनजिन की बहन को भी रोक दिया था ताकि वह अपने पिता को बचाने के लिए अंदर न जा सके। अंकल उसे चेतावनी देते हैं कि उसे उस दरिंदे से जल्द दूर हो जाना चाहिए, वरना चोन उसे भी कभी नहीं छोड़ेगा। यह डरावना सच सुनकर सुनजिन पूरी तरह से टूट जाती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जब होश आता है तो वो जेल से बाहर निकलती है। उसे याद आता है कि कैसे चोन ने फ्यूनरल पर नाटक किया था, कैसे उसने घड़ियाली आंसू बहाए थे। वो सारी मीठी बातें, वो प्यार का दिखावा। अब उसे समझ आ गया था कि सब झूठ था। चोन ने उसे फंसाने के लिए ये जाल बिछाया था। उसका मन किया कि अभी भाग जाए, लेकिन उसे डर था कि कहीं अंकल को कुछ न हो जाए। इसलिए वो मजबूर होकर वापस घर लौटती है, लेकिन उसके दिल में बदले की आग जल रही थी। घर आकर वो सास की बात मानने से इनकार कर देती है। वो उसे पलटकर जवाब देती है। सबको लग रहा था कि सुनजिन बदल गई है। चोन को भी ये बदलाव महसूस होता है। कमरे में सुनजिन को अपनी बहन की बात याद आती है कि उसने शादी से पहले उसे कितना रोका था, लेकिन उसने प्यार में अंधे होकर किसी की नहीं सुनी। अब पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी, पर अब देर हो चुकी थी। तभी चोन पीछे से आकर उसे गले लगा लेता है। वो प्यार जताकर उसे मनाना चाहता था, लेकिन उसके छूते ही सुनजिन को घिन आने लगती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कीड़े रेंग रहे हों। उसका जी मिचलाने लगता है। वो खुद को रोक नहीं पाती और उसे धक्का देती है और खींचकर एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर मारती है। चोन अपना गाल पकड़कर हैरान रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तू मेरी बीवी होकर मुझे मना कर रही है। चोन की दहाड़ सुनकर सुनजिन को होश आता है कि उसने जज्बात में आकर गलती कर दी है। वो जानती थी कि अभी दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं है, इसलिए वो बहाना बनाती है। सॉरी, प्रेगनेंसी की वजह से मूड स्विंग्स हो रहे हैं। मैं बहुत इरिटेटेड फील कर रही हूँ। चोन उसकी बात मान लेता है और हाथ छोड़ देता है और गुस्से में पैर पटकता हुआ बाहर चला जाता है। सुनजिन बिस्तर पर गिरकर रोने लगती है। उसे अंकल की बात याद आती है कि भाग जाओ, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। अगले दिन वो थोड़ा सामान पैक करती है। वो भागने की फिराक में थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि चोन को शक हो चुका है। उसने सुनजिन पर 24 घंटे की निगरानी लगा दी थी। उसके आदमी हर पल उस पर नजर रखे हुए थे। सुनजिन समझ जाती है कि ऐसे भागना नामुमकिन है, वो पकड़ी जाएगी। इसलिए वो अपना प्लान बदल देती है। रात को वो अपने नफरत को दबाकर एक प्यारी बीवी बन जाती है। वो चोन से बहुत प्यार से पेश आती है। चोन उसकी मीठी बातों में पिघल जाता है और अपनी सारी शंकाएं भूल जाता है। अगली सुबह भी सुनजिन सबके लिए नाश्ता बनाती है। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। किसी को शक नहीं हो सकता था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। उसका मकसद चोन का भरोसा जीतना था और वो कामयाब हो जाती है। चोन सोचता है कि जासूसी करने से वो नाराज हो जाएगी, इसलिए वो अपने आदमियों को हटा देता है और शाम को उसे डिनर पर ले जाता है। सुनजिन को यही मौका चाहिए था। वो वॉशरूम जाने के बहाने उठती है और पिछले दरवाजे से निकलकर टैक्सी पकड़ लेती है और आखिरकार वो उस कैद से आजाद हो जाती है। उधर चोन इंतजार करता रह जाता है। जब वो नहीं आती तो उसे बुरा एहसास होता है। वो ढूंढने जाता है तो पता चलता है कि वो भाग गई। वो पागलों की तरह बाहर दौड़ता है, लेकिन सुनजिन का कोई नामो निशान नहीं था। उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो अपने आदमियों को आदेश देता है, मुझे मेरी बीवी चाहिए, ढूंढो उसे। अगर वो नहीं मिली तो सबको मार दूंगा। वो सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। उसमें दिखता है कि सुनजिन भाग रही है। उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। ये देखकर चोन का दिल टूट जाता है। उसे बहुत गहरा सदमा लगता है। वो समझ नहीं पाता कि उसका प्यार इतना कमजोर था। क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है? वो गुस्से में घर भागता है और सुनजिन की हर चीज तोड़ने लगता है। वो पागलों की तरह तोड़ फोड़ मचाता है। नीचे माँ बेटी डर के मारे एक दूसरे से चिपक जाती हैं। चोन को अब समझ आता है कि वो प्यार, वो नाश्ता सब एक नाटक था। सिर्फ भागने के लिए उसने ये ढोंग किया था। वो जमीन पर पड़ी टूटी फोटो उठाता है और बच्चे की रिपोर्ट को देखता है। वो फूट फूट कर रोने लगता है। सुनजिन ही वो अकेली लड़की थी जिससे उसने प्यार किया था। वो उसे खोना नहीं चाहता था और अपने बच्चे को भी नहीं।
वो सोचता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तभी उसका एक आदमी खबर लाता है कि मैडम जेल में किसी से मिलने गई थी, वो आपके पुराने दुश्मन से मिली थी। चोन को सब समझ आ जाता है। वो सीधा जेल पहुंचता है और उस आदमी से पूछता है कि तूने क्या कहा उससे। वो आदमी हंसते हुए कहता है, मैंने उसे बता दिया कि तू ही उसके बाप का कातिल है। मैंने सब सच उगल दिया। चोन गुस्से से पागल हो जाता है। उधर सून जिन एक क्लिनिक से बाहर आती है। वो बहुत उदास थी। वो अपने दुश्मन के बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी। वो अबॉर्शन कराना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया क्योंकि 6 महीने हो चुके थे। उसकी जान को खतरा हो सकता था। हारकर वो एक सस्ते से मोटल में रुकती है। वो रोते हुए अपने डैड से माफी मांगती है। डैड, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। स्ट्रेस की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे उल्टियां होने लगती हैं। मोटल की दीवारें पतली थीं। पड़ोसी शोर की शिकायत करते हैं और उसे वहां से भी निकाल दिया जाता है। वो सड़क पर आ जाती है, बेसहारा और अकेली। उसका कोई नहीं था। पेट में कातिल का बच्चा और सिर पर छत नहीं। उसे जीने की कोई वजह नहीं दिखती। वो एक पुल की रेलिंग पर चढ़ जाती है। वो अपनी जान देने वाली थी। तभी वहाँ से एक अमीर औरत गुजर रही थी। वो अपनी कार रुकवाती है और भागकर उसे बचा लेती है। वो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ डॉक्टर बताते हैं कि ये प्रेग्नेंट है। वो औरत हैरान रह जाती है। वो अपने पेट में पल रहे बच्चे के साथ जान देने को तैयार थी। जब सून जिन को होश आया तो अमीर औरत के पूछने पर उसने सच नहीं बताया। वो बस रोती रही। उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। फिर वो अमीर औरत मिसेस कांग उसे ले गई और उसे एक सिंगल मदर्स शेल्टर में छोड़ दिया। इस तरह सून जिन शांति से उस शेल्टर में रहने लगी। वहाँ रहते हुए उसे 5 महीने बीत गए। एक दिन अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठा। डिलीवरी का वक्त आ गया था। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर के कहने पर, न चाहते हुए भी, घंटों के लेबर पेन के बाद उसने एक लड़के को जन्म दिया। लेकिन सून जिन के चेहरे पर जरा सी भी खुशी नहीं थी। वो खुद को माफ नहीं कर पा रही थी कि उसने अपने पिता के कातिल के बच्चे को जन्म दिया है। उसने बच्चे को दूध पिलाने से भी मना कर दिया और उसकी शक्ल तक देखने को तैयार नहीं थी। वो इतनी हताश थी कि हॉस्पिटल की छत पर भाग गई। वो फिर से अपनी जान देने की कोशिश करने लगी। अब जिंदा रहना उसके लिए एक सजा बन गया था। शुक्र है कि अन मौके पर मिसेस कांग फिर से वहाँ पहुँच गयी और उन्होंने खींचकर उसे नीचे उतारा और बचा लिया। मिसेस कांग को डर था कि वो फिर से ऐसा करेगी, इसलिए वो उसे और बच्चे को अपने घर ले आई। उधर चोन इन 5 महीनों में पागल हो रहा था। वो सून जिन की याद में तड़प रहा था और उसे ढूंढ रहा था। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक सुराग मिल गया। जिस शेल्टर को वो डोनेशन देता था, वहाँ से खबर मिली। डायरेक्टर ने चोन को बताया कि आपके होलिये से मिलती जुलती एक औरत यहाँ थी। वो हमारे सिंगल मदर्स शेल्टर में रह रही थी। चोन खुशी से पागल हो गया और तुरंत निकल पड़ा। उसने ड्राइवर को फुल स्पीड में गाड़ी चलाने को कहा, लेकिन वहाँ पहुंचकर जब उसने चेक किया तो उसे सून जिन का कोई नामो निशान नहीं मिला। असल में मिसेस कांग ने पहले ही डायरेक्टर को बोल दिया था कि सून जिन का सारा रिकॉर्ड मिटा दिया जाए। चोन सही जगह पहुंचा था, लेकिन उसे पता नहीं चला कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। अब उसका सब्र टूट चुका था। वो अपनी बीवी और बच्चे को देखने के लिए तरस रहा था। उसे पता था कि अब तक उसका बच्चा पैदा हो चुका होगा। वो अपने आदमियों को फिर से हुक्म देता है कि जल्दी से उसकी बहन सून जंग का पता लगाओ। वो बहन का इस्तेमाल करके सून जिन को बाहर निकालना चाहता था। उसी रात पुलिस में अपनी पहचान का फायदा उठाकर उन्होंने सून जंग की चिकन शॉप का पता लगा लिया। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो दुकान खाली थी। सून जंग वहाँ से पहले ही भाग चुकी थी। चोन गुस्से में अपने आदमी को एक घूंसा मारता है, लेकिन चोन को ये नहीं पता था कि सून जंग को खबर देने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसका सबसे भरोसेमंद सेक्रेटरी क्वान मो था। असल में सेक्रेटरी के पिता को भी चोन ने मारा था। वो इतने सालों से बदला लेने के लिए उसके साथ काम कर रहा था। वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। चूंकि दोनों का दुश्मन एक था, इसलिए वो उनकी मदद कर रहा था। वो चुपके से उन्हें बचा रहा था। सेक्रेटरी ने सून जंग को बता दिया था कि तेरी दीदी को सच पता चल गया है। वो भाग गई है और चोन पागल हो गया है। तुम जल्दी से यहाँ से निकलो, वरना वो तुम्हें पकड़कर तुम्हारी दीदी को ब्लैकमेल करेगा। आखिरकार सेक्रेटरी की मदद से कई सालों बाद दोनों बहनें फिर से मिल पाईं। अपनी बहन को पाकर सून जिन का मन थोड़ा हल्का हुआ। उसने मिसेस कांग के घर से जाने का फैसला किया, लेकिन तभी उसके बच्चे को तेज बुखार हो गया। मिसेस कांग ने कहा, आज रात रुक जाओ, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। और इसी वक्त किस्मत ने एक अजीब खेल खेला। चोन मिसेस कांग के पति के साथ बिजनेस करता था। वो एक मीटिंग के लिए उनके घर आ गया। जब सून जिन मेहमानों के लिए पानी लेकर बाहर आई तो उसने चोन की पीठ देख ली। वो डर के मारे कांपने लगी और जल्दी से छिप गई। चोन को भी लगा
कि उसने किसी को देखा है। वो परछाई उसे जानी पहचानी लगी। वो चेक करने आगे बढ़ा, लेकिन मिसेस कांग के पति ने उसे बातों में उलझा लिया। मिसेस कांग किचन में गई तो देखा सूनजिन छिपी हुई है। वो बुरी तरह कांप रही थी। मिसेस कांग समझ गई। वो उसे छिपाते हुए कमरे में ले गई, लेकिन चोन की नजर उन पर पड़ गई। उसे यकीन हो गया कि वो सूनजिन ही है। तभी कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आई। अब उसे पक्का यकीन हो गया कि उसकी बीवी और बच्चा यही है। वो उस कमरे के अंदर ही छिपे हैं। लेकिन चोन ने जल्दबाजी नहीं की। वो चुपचाप वहाँ से निकल गया। कार में बैठकर वो जोर से हंसा। उसने अपने आदमी से कहा, मैंने अपने बेटे की आवाज सुनी। आवाज इतनी दमदार थी, पक्का लड़का है। उसने आदेश दिया, इस घर पर 24 घंटे नजर रखो। जैसे ही वो बाहर निकले, उन्हें उठा लेना। इधर सूनजिन ने मिसेस कांग को सब बता दिया। उसने अपनी दर्दनाक कहानी बयां कर दी। मैं इसलिए मरना चाहती थी क्योंकि ये बच्चा मेरे पिता के कातिल का है। मैं मजबूर थी। मुझे लगा मौत ही एक रास्ता है ताकि मैं अपने डैड से नजरें मिला सकूं। मिसेस कांग को उस पर बहुत तरस आया। वो उसकी किस्मत को लेकर बहुत चिंतित थी। अगले दिन सूनजिन ने अपना सामान बांध लिया, लेकिन उसे खबर नहीं थी कि चोन उसे देख चुका है और बाहर उसका जाल बिछा हुआ है। जैसे ही सूनजिन बच्चे को लेकर बाहर आई, काले कपड़ों में गुंडों ने उसे घेर लिया और दिन दहाड़े उसे जबरदस्ती गाड़ी में डाल लिया। उसे एक सुनसान विला में लाया गया। चोन दौड़ता हुआ कमरे में आया। अपनी बीवी और बच्चे को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। लेकिन सूनजिन के लिए वो एक राक्षस था। वो बच्चे को छाती से लगाकर कोने में दुबक गई। दूर रहो मुझसे, पास मत आना, वरना मैं बच्चे के साथ कूद जाऊंगी। चोन ने उसकी धमकी को अनसुना कर दिया। वो झपट कर उनके पास पहुंचा और उन्हें गले लगा लिया। मेरी जान, मैंने तुम्हें कितना याद किया। मैं तुम्हारे बिना पागल हो गया था। तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। मुझे छोड़कर कभी मत जाना। सूनजिन ने उसे जोर से धक्का दिया। दूर हटो कातिल, तुमने मेरे डैड को मारा है। चोन ने फिर से झूठ बोला, मैंने नहीं मारा, विश्वास करो। लेकिन अब सूनजिन को उसके किसी भी शब्द पर भरोसा नहीं था। वो उसकी बकवास नहीं सुनना चाहती थी। वो बच्चे को लेकर ऊपर भागी और बालकनी के किनारे पर खड़ी हो गई। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हम दोनों की लाशें मिलेंगी। चोन को लगा वो मजाक कर रही है। वो ऐसा नहीं कर सकती। तुम इतनी कोमल हो, तुम ऐसा नहीं करोगी। सूनजिन ने कहा, मैं 3 साल एक शैतान के साथ रही हूँ। अब मुझ में इंसानियत नहीं बची। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये कहकर वो रेलिंग पर चढ़ गई। चोन ने फुर्ती दिखाई और झपटा। उसने सबसे पहले बच्चे को छीन लिया और उसे सुरक्षित साइड में रख दिया। सूनजिन फिर भी कूदने की कोशिश कर रही थी। उसने उसकी कमर पकड़ ली और खींचकर उसे फर्श पर पटक दिया। चोन ने तुरंत अपने बेटे को उठाया और दूसरे हाथ से सूनजिन को घसीटा और उन्हें अंदर ले गया। मुझे जाने दो। उसने सूनजिन को एक कमरे में बंद कर दिया और बच्चे को लेकर चला गया। सूनजिन चिल्लाती रही, पर उसने एक न सुनी। वो बस अपने बच्चे को सीने से लगाकर खुश हो रहा था। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि अब वो शांत हो गई होगी। उसने दरवाजा खोला। वो उससे बैठकर बात करना चाहता था। उसने बहुत प्यार से कहा, शुक्रिया, मेरे बेटे को जन्म देने के लिए शुक्रिया। फिर उसने वही पुराना झूठ बोला, मैंने डैड को नहीं मारा। आग मैंने नहीं, मेरे आदमियों ने लगाई थी। वो उनकी गलती थी। जब मैं पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। मैं चाहकर भी उन्हें नहीं बचा पाया। सूनजिन का गुस्सा फूट पड़ा। बस करो, ये नाटक। तुम उन्हें बचा सकते थे, पर तुम वहाँ मजे से खड़े तमाशा देख रहे थे। तुमने मेरे डैड को जलते हुए देखा। सोचो उन्हें कितना दर्द हुआ होगा। चोन की चोरी पकड़ी गई। उसने कहा, हाँ, मैं झिझक गया था। मैं बस सफाई देना चाहता था, पर वो मेरी बात नहीं सुन रहे थे। उनकी आंखों में मेरे लिए नफरत थी। उन्हें लगा मैंने ही आग लगाई है। इसी कंफ्यूजन में वक्त निकल गया और मैं उन्हें बचा नहीं पाया। ये घटिया दलील सुनकर सूनजिन उसे पीटने लगती है। जान बचाना जरूरी था या सफाई देना? तुम सिर्फ बहाने बना रहे हो। तुम कातिल हो। वो उसे जान से मार देना चाहती थी। आखिर में वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाई और फिर से बेहोश हो गई। अगले कुछ दिनों तक चोन बदला हुआ सा लगा। वो उनका बहुत ख्याल रख रहा था। पहली बार उसे एक नॉर्मल फैमिली वाली खुशी मिल रही थी। उसका पत्थर दिल पिघलने लगा था, लेकिन उसे खबर नहीं थी कि उसकी बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सेक्रेटरी क्वान मो ने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे और चोन के सारे काले कारनामों की फाइल पुलिस को दे दी। पुलिस अब चोन को पकड़ने के लिए निकल चुकी थी। उसका वारंट जारी हो गया था। चोन को जब ये पता चला तो उसे तुरंत अपने सेक्रेटरी पर शक हुआ। उसने सेक्रेटरी को मिलने के लिए बुलाया। जैसे ही वो कार में बैठा, चोन ने पूछा, तुम आखिर हो कौन? मैंने तुझे इतना कुछ दिया, तूने मुझे धोखा क्यों दिया? मेरी पीठ में छुरा क्यों घोंपा? खतरा भांपते ही सेक्रेटरी ने भागने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चोन के बॉडीगार्ड्स ने उसे दबोच लिया और वापस कार में पटक दिया। अब सेक्रेटरी ने भी नकाब उतार फेंका। हाँ, मैंने ही पुलिस को सब बताया है।
चौन ने पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? क्या तू मेरी बीवी के चक्कर में ये सब कर रहा है? मुझे पहले ही शक था कि तेरा उस पर दिल आ गया है। तू उससे हमदर्दी रखता है ना। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तूने मुझे फंसाया, मुझे जेल जाने का डर नहीं है, लेकिन तूने मेरी बीवी पर नजर डाली, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। यही तेरी सबसे बड़ी गलती है। सेक्रेटरी ने उसकी बात पर थूक दिया और हंसते हुए अपना असली सच बताया। मेरे बाप ने भी तेरे रास्ते में आने की गलती की थी और तूने उन्हें भी रास्ते से हटा दिया था। जैसे तूने सून जिन के डैड को मारा, मेरे डैड को भी तूने जलाकर मार डाला था। मैं इतने साल तेरे तलवे इसलिए चाट रहा था ताकि तुझे बर्बाद कर सकूं। वो चिल्लाया, अब तेरा खेल खत्म, तू जेल में सड़ेगा। कोर्ट में मैं तेरा असली चेहरा सबके सामने लाऊंगा। ये सुनकर चोन को तसल्ली हुई कि मामला बीवी का नहीं है। अच्छा, तो तू बदला लेने आया है, आशिकी करने नहीं। उसने बिना टाइम वेस्ट किए उसे ठिकाने लगाने का आर्डर दिया। उसे एक वीरान गोदाम में ले जाया गया और वहाँ उसकी बेरहमी से धुलाई की गई। उसे इतना मारा गया कि वो अधमरा हो गया। गुंडे उसे मरा हुआ समझकर वहाँ से चले गए। सेक्रेटरी ने हिम्मत करके अपना हाथ बढ़ाया, पास पड़े फोन को उठाने की कोशिश की, लेकिन शरीर जवाब दे चुका था और वो वहीं बेहोश हो गया। किस्मत अच्छी थी कि सबूत देते वक्त उसने पुलिस प्रोटेक्शन मांग ली थी। पुलिस ने लोकेशन ट्रैक कर ली और वहां पहुंच गई और उसकी जान बच गई। अब चोन का अरेस्ट वारंट जारी हो चुका था, लेकिन वो बेफिक्र होकर अपनी फैमिली के साथ था। वो उनके साथ खुशियां मना रहा था। टीवी पर उसकी तलाश की खबरें चल रही थी, पर उसे परवाह नहीं थी। सून जिन ने जब न्यूज देखी तो उसके दिल में अजीब सी हलचल हुई। वो चाहती तो यही थी कि उसे सजा मिले, लेकिन उसे बेटे के साथ खेलता देख उसका दिल पसीज गया और उसे बुरा लगने लगा। जब वो लोग घर वापस आते हैं तो पुलिस उनकी पहले से ही घेराबंदी कर चुकी थी। चोन पुलिस वालों से कहता है कि बस 1 मिनट रुको, मुझे मेरी वाइफ और बच्चे को अंदर छोड़ने दो। घर के अंदर वो अपने बेटे को बहुत प्यार से चूमता है। वो उसे अपनी बाहों में भर लेता है, फिर सून जिन को गले लगाकर कहता है, मुझे माफ कर दो, शायद अब मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त ना बिता पाऊँ। हमारे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना, उसे बड़ा करना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए। चोन पर मर्डर करवाने और टैक्स चोरी के आरोप लगते हैं। उसके खिलाफ पक्के सबूत मिल जाते हैं। सेक्रेटरी क्वानमो कोर्ट में गवाही देता है और साबित कर देता है कि चोन ने ही सब करवाया था। अब चोन का बचना मुश्किल था, लेकिन उसकी मॉम हार मानने वाली नहीं थी। वो देश के सबसे महंगे वकील को हायर करती हैं। वकील कहता है कि केस बहुत कमजोर है, मैं उसे पूरी तरह बचा तो नहीं सकता। जो सास कल तक सून जिन को नौकरानी समझती थी, आज वो उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रही थी। बेटी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी किया उसके लिए माफी मांगती हूँ। बस मेरे बेटे को बचा लो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन सून जिन के लिए ये मुमकिन नहीं था। उसने मेरे पिता को मारा है, मैं उसे कैसे माफ करूं? तभी बुआ गुस्से में एक बाल्टी ठंडा पानी लेकर आती है और बिना कुछ सोचे वह सारा पानी सास पर उड़ेल देती है। बुआ का यह कदम साफ कर देता है कि उन्हें सास की यहाँ मौजूदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। वह सास को डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए मजबूर कर देती हैं। रात को सून जिन सो नहीं पाती। वो अपने बच्चे को देखती है और सोचती रहती है। उसका दिल और दिमाग जंग लड़ रहे थे। सुबह होते होते वो एक फैसला ले लेती है। वो बहुत मुश्किल फैसला था। वो जेल में चोन से मिलने जाती है। चोन उसे देखकर शर्मिंदा होता है और जाने लगता है। सुनजिन उसे रोकती है और बताती है कि वह उसके लिए एक माफीनामा लिखने वाली है। वह साफ कर देती है कि इस माफीनामे का मतलब ये नहीं कि उसने उसे सच में माफ कर दिया है। वह बस खुद को यह यकीन दिलाना चाहती है कि चोन ने जानबूझकर उसके डैड की जान नहीं ली थी, ताकि वह अपने बच्चे के साथ बिना बोझ के जिंदगी जी सके और उसका बेटा किसी कातिल का बेटा कहलाने की छाया में न बढ़े। चोन इस बात से हैरान होता है और उसके इस फैसले को समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि सुनजिन अब भी बेहद भोली है। वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस जगह से दूर चले जाना ही बेहतर होगा। वह उसे अपनी बीवी कहकर पुकारता है और उससे दूर न जाने की विनती करता है। तभी पुलिस वाला उसे पकड़कर बाहर ले जाता है। चोन उसे दूर जाते हुए देखता रहता है और पूरी ताकत से उसका नाम पुकारता रहता है। लेकिन कोर्ट में जब फैसला सुनाया जाता है, चोन अपनी जिम्मेदारी से भागने की जगह उसे स्वीकार कर लेता है। वह मान लेता है कि उसने आग लगाने का आदेश तो नहीं दिया, लेकिन सुनजिन के डैड की मौत की असली जिम्मेदारी उसी की है। उसके गुनाह कबूल करने पर कोर्ट माहौल बदल जाता है और जज उसे 10 साल की सजा सुना देते हैं। बाद में सुनजिन उससे मिलने जेल आती है। वह जानना चाहती है कि उसने ऐसा कदम आखिर क्यों उठाया। वह पूछती है कि उसने खुद को उसके डैड की मौत का जिम्मेदार क्यों बताया, जब वह पहले इसे एक हादसा कह चुका था। वह याद दिलाती है कि उसने उसके लिए माफीनामा भी लिख दिया था। चोन उसे देखता है और समझ जाता है कि इतनी सारी तकलीफों के बाद भी सुनजिन उस पर भरोसा कर रही है। इसलिए उसने तय किया कि अब और झूठ नहीं बोलेगा।
वो अब उसे और धोखे में नहीं रखना चाहता था। वह सुनजिन के सामने अपनी काली सच्चाई खोलकर रख देता है। वह स्वीकार करता है कि उस रात वह सुनजिन के डैड को बचा सकता था। उसके पास उन्हें बचाने का पूरा मौका भी था, लेकिन वह इसलिए नहीं रुका क्योंकि उसके डैड ने उसका गुप्त राज जान लिया था। साथ ही वह यह भी मानता है कि उनके डैड उसे कभी पसंद नहीं करते थे। वह जानता था कि वे दोनों की शादी को कभी स्वीकार नहीं करते। वह यह सोचता रहा कि अगर वह उन्हें बचा भी लेता तो भी वे उसे ठुकरा ही देते। वह बताता है कि उसने हमेशा अपने व्यापार पर ही ध्यान दिया था। उसे लगता था कि वह कभी प्यार नहीं करेगा, लेकिन पहली बार सुनजिन को देखकर उसके दिल की धड़कन बदल गई। वह बताता है कि उसी पल वह उसकी तरफ खिंच गया था। धीरे धीरे वह सुनजिन के प्यार में पागल हो गया। वह तो उनके बच्चों के नाम तक सोच चुका था। सुनजिन की मासूमियत उसे अपनी तरफ खींचती चली गई। उसकी हंसी उसके लिए सब कुछ बन गई थी। उसने उसके पत्थर जैसे दिल को भी पिघला दिया था। इसी कारण उसे पाने के लिए उसने वह सब किया जो नहीं करना चाहिए था, चाहे इसके लिए उसे राक्षस ही क्यों न बनना पड़ा। वह फिर एक बार माफी मांगता है। वह मानता है कि उसने अपने स्वार्थ के लिए सुनजिन की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने उसे बहुत सा दर्द दिया। वह उसे सावधान रहने की सलाह देता है कि आगे से इतनी भोली न बने। दुनिया में उसके जैसे बहुत बुरे लोग मौजूद हैं और किसी पर इतनी आसानी से भरोसा करना खतरनाक हो सकता है, नहीं तो दोबारा धोखा मिल सकता है। वह इसे अपनी आखिरी सलाह कहकर बात खत्म करता है और अंत में खुद को उसकी जिंदगी से अलग करने की बात कहता है। वह चाहता है कि सुनजिन उसे पूरी तरह भूल जाए। उसके जाने के बाद वह अकेली रह जाती है। उसका दिल टूट चुका होता है। सुनजिन रोते हुए उसे पुकारती रहती है और उसकी आवाज में अपने खोए हुए पति का दर्द साफ सुनाई देता है। समय का पहिया घूमता है और 5 साल बीत जाते हैं। चोन जेल में हर पल तड़पता रहा। उसे अपनी पत्नी और बेटे की बहुत याद आती थी। उसके अच्छे बर्ताव की वजह से उसे एक दिन की पैरोल मिलती है ताकि वो अपने परिवार से मिल सके। वो अपने 5 साल के बेटे को देखता है जो अब बड़ा और हेल्दी हो गया था। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। सुनजिन भी अपने जज्बात रोक नहीं पाती, लेकिन ये खुशी के पल बहुत छोटे थे। चोन को वापस अपनी काल कोठरी में जाना था। अभी उसे 5 साल और सजा काटनी थी। जाते जाते वह सुनजिन को अपने मन की एक अंतिम बात बता देता है। वह बताता है कि जेल में रहते हुए वह रोज डिक्शनरी पढ़ता है। वह समझाता है कि उसी डिक्शनरी में उसे सुनजिन, सुनसु और सुनजंग तीनों के नामों के अर्थ मिले थे। तीनों नाम उसे हमेशा याद दिलाते रहे। वह मानता है कि इन नामों का मतलब सच्चाई, अच्छाई और मासूमियत है। जेल में वह हर दिन अपने गुनाहों का प्रायश्चित करता रहा और हर दिन वह सुनजिन को याद करता रहा। वह यह भी मान लेता है कि उनकी जिंदगियां अब पहले जैसी कभी नहीं हो सकती, इसलिए वह तय कर लेता है कि वह अब कभी सुनजिन के सामने नहीं आएगा। वह अनुमान लगाता है कि 5 साल बाद वह एक टूटा हुआ और अकेला आदमी रह जाएगा जिसके पास खोने या बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए वह इस मुलाकात को दोनों के बीच की आखिरी मुलाकात मान लेता है। जाते जाते वह सुनजिन से अपने बेटे का ख्याल रखने की विनती कर देता है। इतना कहकर चोन भारी मन और टूटी हुई भावनाओं के साथ वहां से चला जाता है और सुनजिन वही खड़ी उसे दूर जाते हुए देखती रह जाती है, बिना कुछ कहे, पूरी तरह टूट चुकी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और मजेदार ड्रामा एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।